रामपुर गांव में हरिलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ सावित्री, दूसरी पत्नी कुसुम और 3 बच्चे रहते थे। हरिलाल की पहली पत्नी से उसे 2 संतानें मिली थी, चंद्रलेखा जो बड़ी थी और उसका छोटा भाई मोहन। उनकी माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसी के बाद हरिलाल ने कुसुम से दूसरी शादी की, जिससे एक बेटा हुआ, रतन। घर में बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर जहर भरा था। कुसुम चंद्रलेखा और मोहन को कभी अपना नहीं मानती थी। उनकी आंखों में उसे सिर्फ अपनी जमीन का बंटवारा दिखता था और उसके बेटे रतन का भविष्य खतरे में लगता था। इन दोनों बच्चों के लिए एकमात्र ढाल थी दादी सावित्री। सावित्री हर समय चंद्रलेखा और मोहन के आगे खड़ी रहती, कभी हरिलाल को समझाती तो कभी कुसुम की चालों को रोक देती। गंगा काकी, जो सावित्री की पुरानी सहेली थी, अक्सर चंद्रलेखा, सावित्री और मोहन से मिलने आया करती, मानो कह रही हो, जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। पूरा घर खामोश था। सावित्री ने बहुत कमजोर आवाज में पुकारा, बेटी चंद्रलेखा, बेटा मोहन, कहाँ हो तुम दोनों? जरा मेरे पास तो आओ बेटा, मेरी बात सुनो। दोनों बच्चे रोते हुए अपनी दादी के बिस्तर के पास बैठ गए। सावित्री की आंखें भर आईं। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही उनकी सांसें भारी हो गईं और कुछ ही पलों में सावित्री इस संसार को छोड़कर चली गई। चंद्रलेखा और मोहन फूट फूट कर रो पड़े और उसी कमरे के एक कोने में खड़ी कुसुम अपने होठों को दबाकर मुस्कुरा रही थी। हरिलाल की माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है। गांव के लोग धीरे धीरे लौट जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रलेखा और मोहन चुपचाप अपनी दादी की तस्वीर को निहार रहे थे और बीते हुए पलों को याद करने लगते हैं। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे। सावित्री की मृत्यु के बाद घर की हवा बदल गई। अब कोई ढाल नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था। सावित्री की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्यार और ममता की जगह अब ताने और तिरस्कार ने ले ली थी। एक दोपहर जब चंद्रलेखा और मोहन रसोई के पास खड़े थे, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे दे तो दूं, पर तुम दोनों भाई बहन तो मेरे सिर पर बोझ बनकर बैठे हो। निकम्मों की तरह बस घर में पड़े रहना और मुफ्त में खाना चबाना, यही काम रह गया है तुम दोनों का। माँ, मैं तो एक लड़की हूँ, घर के काम में आपका हाथ तो बटाती हूँ, मैं बाहर जाकर काम कैसे कर सकती हूँ? और मोहन तो अभी बहुत छोटा है। छोटा है? गांव की विमला को जानती हो तुम? वह अपनी 10 साल की बेटी को भी काम पर भेजती है, और यहाँ देखो, महारानी को शर्म आती है। फूटी मेरी किस्मत, जो मैं तुम जैसे अभागे बच्चों से इस विषय पर बात कर रही हूँ। कुसुम की आंखों में नफरत साफ चमक रही थी। उसने हाथ नचाते हुए आगे कहा, तुम लोग इस घर को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तुम लोगों की मनहूस शक्लें देख देख कर मुझे सुख चैन की रोटी तक नसीब नहीं होती। ऐसा मत बोलिए माँ, हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, बिल्कुल रतन की तरह। चुप कर, रतन से अपनी तुलना करने की हिम्मत भी मत करना। मेरा रतन किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है, और तुम दोनों तो बस इस घर की खुशियों को लगा हुआ ग्रहण हो। कुसुम की ये जहरीली बातें चंद्रलेखा और मोहन के दिल पर किसी गहरे घाव की तरह लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वहां रुकने का अब कोई अर्थ नहीं था। दोनों चुपचाप अपना सिर झुकाकर वहां से चले गए। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस छत के नीचे वे पले बड़े हैं, अब वो उनके लिए पराई हो चुकी। अब कुसुम को मौका मिल गया था। उसकी साजिश पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, कुसुम ने चुपके से
रतन के बिस्तर के पास आग लगा दी। फिर अचानक जोर जोर से चीखने लगी, अरे कोई बचाओ, मेरे बेटे को मार डाला, आग आग। उसकी चीख सुनकर हरीलाल दौड़ता हुआ आया। आग बुझाई गई। रतन सुरक्षित था। कुसुम जमीन पर बैठ गई, रोते रोते बोली, देखा आपने, आपके वही दो बच्चे चंद्रलेखा और मोहन मेरे बेटे को मारना चाहते थे। अगर मैं समय पर न आती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे और हर शब्द जहर से भरा था। हरीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चंद्रलेखा और मोहन की तरफ बढ़ा और जोर से चीखा, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं तो पहले से ही तुम्हें घर से निकालना चाहता था। वो और जोर से बोला, तुम दोनों मेरे लिए बोझ हो। मेरे लिए सिर्फ एक ही बेटा है, रतन। पिताजी, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हरीलाल ने उसकी बात काट दी। अगर आज के बाद मेरी नजर पड़े ना तुम दोनों पर, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आखिरी नजर चंद्रलेखा और मोहन चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने आखिरी बार अपनी सौतेली माँ कुसुम की तरफ देखा। कुसुम उन्हें देख रही थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी क्रूर मुस्कान थी। चंद्रलेखा और मोहन समझ जाते हैं कि ये सब कुसुम और उसके पिता हरीलाल की एक चाल थी, उन्हें घर से बाहर निकालने की। घर की देहरी पार करते ही चंद्रलेखा एक पल को रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस आंगन को देखा जहां कभी माँ की ममता थी और जहां आज सिर्फ अपमान बचा था। मोहन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों भाई बहन चुपचाप गांव की कच्ची सड़क पर चल पड़े। शाम ढल रही थी। सूरज जैसे उनके जीवन की तरह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तभी सामने से गंगा काकी आती दिखाई दी। अरे बेटा चंद्रलेखा, मोहन, इस हालत में इस समय तुम दोनों घर से बाहर? कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसे कभी नहीं निकलते। काकी, अब घर में हमारे लिए जगह नहीं बची। कुसुम काकी ने इस बार सिर्फ कड़वे बोल नहीं बोले, उन्होंने हमें हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। गंगा काकी का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया। मुझे डर था सावित्री के जाने के बाद यही होगा, लेकिन इतनी निर्दयता, ये तो हद है। कुछ पल बाद, अब आगे क्या सोच रखा है बेटा? इतनी रात होने वाली है और तुम दोनों यूं ही भटकते रहोगे क्या? सच कहें काकी, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है। बस इतना जानते हैं कि अब उस घर में दोबारा कदम नहीं रखना। गंगा काकी ने बिना सोचे समझे कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। मेरा घर छोटा है, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा घर के दरवाजे खुले हैं। जब तक कोई रास्ता ना निकले, तुम दोनों वहीं रह लेना। नहीं काकी, आप खुद मुश्किलों में रहती हैं। हम आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। गंगा काकी ने हल्की नाराजगी से कहा, बोझ? दुख में साथ देना बोझ नहीं होता बेटा। अगर आज सावित्री जिंदा होती तो वही कहती। हम जानते हैं काकी, आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन अगर हम आपके घर में रुक गए तो गांव आपको भी ताना मारेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको एक और दुख झेलना पड़े। कुछ देर सन्नाटा रहा। गंगा ताकी ने दोनों को गौर से देखा, मानो सावित्री की परछाई दिख रही हो। सच में तुम दोनों में आत्मसम्मान बहुत है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी बहुत मुश्किल आए तो सबसे पहले मेरे पास ही आना। ये वादा है काकी। आज आपने जो अपनापन दिखाया है, उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। गंगा काकी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। चलते चलते मोहन रुका। काकी, हम जमींदार धनीचंद जी के पास जा रहे हैं। सुना है वे मेहनत करने वालों को काम दे देते हैं। शायद वहीं से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। मेहनत और सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं लौटती बेटा। जाओ
और अपने भाग्य को खुद गढ़ो। दोनों भाई बहन उनके चरण छूकर आगे बढ़ गए। पीछे खड़ी गंगा काकी देर तक उन्हें देखती रहीं, जब तक उनकी परछाइयां भी ओझल नहीं हो। चंद्रलेखा और मोहन सीधा रास्ता पकड़ते हैं, जमींदार धनी चंद के घर की ओर। रास्ते भर दोनों के मन में एक ही डर था कि कोई काम देगा कि नहीं, लेकिन पेट की आग डर से बड़ी थी। जैसे ही दोनों जमींदार के घर पहुंचे, धनी चंद ने उन्हें ध्यान से देखा। अरे, तुम तो रामलाल के बेटे हो और तुम उनकी बेटी चंद्रलेखा। भला बताओ, तुम दोनों मेरे यहाँ कैसे आ गए? चंद्रलेखा ने साहस जुटाकर जवाब दिया। धनी चंद जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। धनी चंद की आंखों में हल्की सी सख्ती आ गई। मुझे पहले से ही अंदाजा था। रामलाल ने जब तुम्हें घर से निकाला है तो जरूर कर्ज मांगने आए होगे। वो आगे बढ़कर कठोर स्वर में बोला। सुन लो साफ साफ, मैं तुम्हें एक चवन्नी उधार नहीं दूंगा। मोहन तुरंत बोल पड़ा। नहीं धनीचंद जी, हम कर्ज मांगने नहीं आए हैं। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काम चाहिए। ये सुनकर धनी चंद के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। काम? और वो भी तुम दोनों को? तुम लोग क्या काम करोगे जब अपने ही सौतेले भाई को जिंदा जलाने की कोशिश कर चुके हो? क्या पता कल तुम मुझे भी मार दोगे। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं धनी चंद जी? ये झूठ है, हमने ऐसा कभी नहीं किया। धनी चंद ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। झूठ? पूरा गांव यही कह रहा है और बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये तुम भी जानते हो। मोहन की आंखें भर आई। हमारे पिताजी ने बिना सुने, बिना समझे हमें घर से निकाल दिया। माँ तो पहले ही मर चुकी थी और अब पिताजी ने भी हमें पराया बना दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हत्यारे हो गए हैं। चंद्रलेखा ने कांपते स्वर में कहा। अगर हमने सच में कोई गुनाह किया होता तो आज हम यूं दर दर काम मांगने नहीं आते। हम बस मेहनत करना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। धनी चंद का चेहरा और सख्त हो गया। मेरे यहाँ काम करने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, चरित्र भी चाहिए। और जिन पर अपने ही खून को मारने का दाग हो, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसके शब्द कोड़े की तरह बरसे। धनीचंद जी, हम पर दया नहीं, बस इंसाफ कर दीजिए। अगर हमें एक मौका मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि हम गलत नहीं हैं। धनी चंद ने मुंह फेर लिया। मेरे यहाँ मौकों की कमी नहीं है, लेकिन भरोसे की बहुत कमी है। अब जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चंद्रलेखा और मोहन कुछ पल वही खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अपमान जल रहा था। कुछ दूर जाकर मोहन रुक गया। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला। दीदी, अब समझ में आ गया है, इस गांव में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। चंद्रलेखा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। हाँ मोहन, अब चाहे हम कुछ भी कर लें, यहाँ हर कोई हमें उसी नजर से देखेगा जिस नजर से जमींदार ने देखा। जिस गांव में जन्म लिया, जहां माँ की यादें बसी हैं, आज उसी गांव में हमें हत्यारा समझा जा रहा है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? हमें दूसरे गांव जाना होगा, जहां कोई हमें हमारे बीते हुए कल से न जाने, जहां हमें सिर्फ हमारी मेहनत से पहचाना जाए। ठीक है दीदी, चलो इस गांव को आज ही छोड़ देते हैं। शायद आगे हमारे लिए कहीं इंसाफ लिखा हो। जब तक हम साथ हैं मोहन, तब तक रास्ता चाहे जितना कठिन हो, हम चल पाएंगे। दोनों ने अपने कदम उस गांव से बाहर की ओर मोड़ दिए। रात भर चलने के बाद सुबह की धुंधली रोशनी में दोनों भाई बहन एक नए गांव की सीमा पर पहुंचे। किसी ने उन्हें मुखिया जी के घर की ओर इशारा किया। कुछ झिझकते हुए चंद्रलेखा और मोहन मुखिया के सामने खड़े हो गए। तुम दोनों बाहर के लगते हो,
कहाँ से आए हो बेटा, और इस हालत में यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुखिया जी, हम उसी गांव से आए हैं जहां अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और पिता ने हमें बिना सुने घर से निकाल दिया। हम पर ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसे हम सोच भी नहीं सकते। काम मांगने गए तो वहाँ भी हमें अपराधी समझ लिया गया। अब उस गांव में हमारी जिंदगी नामुमकिन हो चुकी है। बेटा, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा अजनबी ही बनता है। इस गांव में जो मेहनत करता है वो बोझ नहीं होता बेटा। तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। सच में मुखिया जी, आप हमें यहाँ रहने देंगे? हाँ, गांव के बाहर एक खाली झोपड़ी है। पुरानी है लेकिन सिर छुपाने के लिए काफी है। अभी वहीं तुम्हारा घर होगा। चंद्रलेखा ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। आपने आज हमें सिर्फ झोपड़ी नहीं दी, हमें फिर से जिंदा रहने की वजह दी है। हिम्मत मत हारना बेटा। किस्मत देर से सही लेकिन सच्चे लोगों का साथ जरूर देती है। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन उस छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़े थे। दीदी, आज पहली बार लग रहा है कि शायद जिंदगी अभी भी खत्म नहीं हुई। नहीं मोहन, यहीं से हमारी नई शुरुआत होगी। अगली सुबह हरिया और बलदेव नदी की ओर जा रहे थे। दोनों नदी किनारे पहुंचे। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। बलदेव कपड़े उतार ही रहा था कि हरिया सीधे पानी में उतर गया। अभी वो कमर तक ही पहुंचा था कि अचानक नदी के अंदर से अजीब सा शोर उठा, जैसे कोई पानी के नीचे हिल रहा हो। हरिया, ये कैसी आवाज है? तू ठीक तो है ना? लेकिन जवाब आने से पहले ही हरिया का शरीर एक झटके में पानी के अंदर खिंच गया। हरिया, कोई है? बचाओ! वो घबराकर नदी किनारे से सीधा गांव की ओर भागने लगा। कुछ ही देर में गांव के दो लोग नदी पर पहुंचे। चारों ओर शोर और डर था। यही डूबा था क्या अभी अभी? हाँ, मेरी आंखों के सामने, जैसे किसी ने उसे खींच लिया। अजीब बात है, न पानी में लाश, न कोई निशान। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बलदेव खामोशी से नदी को देखता रहा। उसके अगले दिन फिर वही हुआ। अब ये घटना रोज होने लगी। अब ये डर बन चुका था। नदी की घटनाओं के बाद रतनगढ़ का हर इंसान डर के साए में जीने लगा था। चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा थी। हर चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों थे। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग आगे आए। तुम घबराओ मत बेटा, मैंने ऐसे कुछ पहले भी देखा है। आज से 50 साल पहले यही सब इस गांव में हुआ करता था। 50 साल पहले? तब क्या हुआ था काका? तब भी लोग नदी में जाते थे और कभी लौट कर नहीं आते थे। हर रोज कोई न कोई गायब हो जाता था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन फिर एक गांव की औरत को दोषी ठहराया गया। उसे गांव से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो नदी बिल्कुल शांत हो गई। वहीं पर चंद्रलेखा खड़ी थी। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये संयोग नहीं होता। चंद्रलेखा आई और अनहोनी शुरू हो गई। हाँ, जिस दिन से ये दोनों रामपुर में आए हैं उसी दिन से लोग गायब होने लगे हैं। वो लड़की, उसकी आंखों में कुछ अजीब है। जरूर वही डायन है। तभी गांव के दो आदमी लाठियां उठाकर उसकी ओर बढ़े। आज इसे छोड़ दिया तो कल और लोग मरेंगे। डायन को जिंदा छोड़ना पाप होता है। भीड़ का शोर और तेज हो गया। उसी पल मोहन भीड़ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ फैला दिए। बस, अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तुम लोग किस आधार पर उसे डायन कह रहे हो? सिर्फ इसलिए कि हम बाहर से आए हैं, या इसलिए
कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। लोग उसी दिन से मर रहे हैं जिस दिन से तुम लोग आए हो। मेरी बहन ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। वो डायन नहीं है, वो मेरी बहन है। अगर सच में तुम सबको अपनी गांव की फिक्र है तो किसी मासूम को मारने की बजाय सच का पता लगाओ, सच का। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं और मेरी बहन खुद पता लगाएंगे कि आखिर लोग नदी में गायब क्यों हो रहे हैं। अगर हम गलत निकले तो हमें जो भी सजा मिलेगी हम खुद स्वीकार कर लेंगे। रात का समय था। रतनगढ़ की नदी पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। किनारे पर मुखिया जी और कुछ गांव वाले झाड़ियों के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे। अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो आज नदी अपना राज खोलेगी। नदी किनारे मोहन और चंद्रलेखा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। डर लग रहा है दीदी, लेकिन अगर आज हम पीछे हटे तो ये इल्जाम जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। अगर सच्चाई इस नदी के नीचे है तो हमें वहीं जाना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। दोनों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वे पानी के अंदर गए, अचानक किसी ने उनके पैरों को जोर से खींच लिया। दीदी, हमें कोई खींच रहा है। लेकिन जवाब देने से पहले ही दोनों गहराई में खींच लिए गए। पानी ऊपर तक उफन आया। हो गया, ये लोग भी गए। अब तो साफ है, नदी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद चंद्रलेखा की आंखें धीरे धीरे खुली। मोहन, हम जिंदा हैं। मोहन ने चारों ओर देखा। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं, हल्की सी मशाल की रोशनी। ये नदी नहीं, ये तो कोई गुफा है। दोनों ने खुद को संभाला। तभी उन्होंने देखा कुछ आदमी गुफा के अंदर जमीन खोद रहे थे। सोने चांदी जैसी चीजें बोरों में भरी जा रही थी। तो यही है जो गांव वालों को नदी में डुबो रहे थे। मोहन ने अपनी कमर से खंजर निकाला। चंद्रलेखा ने भी चुपचाप अपना खंजर हाथ में ले लिया। अगले ही पल दोनों उन आदमियों पर टूट पड़े। सच बताओ, तुम लोग कौन हो और गांव वालों को यहाँ क्यों कैद कर रखे हो? हम तो सिर्फ आदेश मानते हैं। हमारा काम लोगों को डराकर नदी में खींचना होता है ताकि कोई यहाँ पर पहुँच न सके। किसके आदेश पर? तुम्हारा सरदार कहाँ है? सरदार तो अभी नहीं है, वो 7 दिन बाद आएगा। उसका नाम, उसका चेहरा? हमने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। वो हमेशा मुंह ढक कर रखता है। बस एक ही पहचान है उसकी। कैसी पहचान? उसके हाथ पर एक काले नाग का निशान था। चंद्रलेखा और मोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी। गुफा में बंधे सभी गांव वालों को मोहन और चंद्रलेखा एक एक कर आजाद कर देते हैं। डरे हुए लोग जब बाहर की रोशनी में आते हैं तो उन्हें पहली बार समझ आता है कि वे जिंदा कैसे बचे। रतनगढ़ की पंचायत बुलाई जाती है। चौपाल पर पूरा गांव जमा है। मुखिया, गांव वाले और गुफा से पकड़े गए चोर भी। जो काम तुम दोनों ने किया है वो हमारे बस का नहीं था। हमने बिना सच्चाई जाने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दो बेटा। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, चोरों का सरदार कहाँ है? अगर तुम लोग गुफा में रुकते तो उसे भी पकड़ सकते थे। ये सुनते ही मोहन की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। सरदार कहाँ गया है? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुखिया जी, आप खुद बताएंगे या फिर मैं सबके सामने सच कहूँ? चौपाल में सन्नाटा छा जाता है। मोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चोरों का सरदार कोई और नहीं, आप खुद हैं। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। ये क्या कह रहा है तू? आपके हाथ पर काले नाग का निशान है, जिसे मैंने पहले ही दिन देख लिया था, जिस दिन मैं इस गांव में आया था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आपका खेल खत्म हो चुका है। मुखिया की सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, मैं ही था सरदार। मैंने ही लोगों का अपहरण करवाया।
गुफा में जो भी हीरे छुपे थे उन्हें ढूंढने के लिए मुझे मजदूर चाहिए थे। लोगों को डराकर नदी से गुफा में खिंचवाया था मैंने, और जब लोगों ने सवाल करने शुरू किए तो मैंने इस लड़की को डायन बना दिया ताकि कोई गायब लोगों को ढूंढने न जाए। मैं तो गुफा में मौजूद सभी लोगों को हीरे मिलते ही मार देने वाला था। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब हमने गायब लोगों को वापस लाने की बात कही तो आप अपने आदमियों को रोक भी नहीं पाए, क्योंकि आप हमेशा लोगों के बीच रहते थे। कुछ पल बाद सैनिकों को बुलाया जाता है। इन चोरों और इस झूठे मुखिया को सैनिकों के हवाले किए जाएं। सैनिक मुखिया और चोरों को ले जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग आगे आता। आज इस गांव को जिसने बचाया है वही असली मुखिया होना चाहिए। सारी पंचायत एक साथ बोल उठती है। मोहन अब मुखिया बनेगा। मैंने ये सब किसी पद के लिए नहीं किया। जो सच के लिए खड़ा हो वही मुखिया होता है। कुछ समय बाद मोहन रतनगढ़ का नया मुखिया बनता है। कुछ महीनों में की मेहनत से मोहन और चंद्रलेखा अब धनवान भी हो चुके थे। उधर समय ने अपना हिसाब पूरा कर दिया था। रतन जुए की आग में अपनी सारी जमीन, घर और इज्जत सब हार चुका था। जिस बेटे के लिए घर उजाड़ा गया था वही बेटा सब कुछ जला गया। अब हरीलाल और कुसुम एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगते भटक रहे थे। जिस घर से कभी दूसरों को निकाला था, आज उसी दुनिया में उनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलता था। इधर रतनगढ़ में शांति थी। मोहन चंद्रलेखा की शादी की बातें सोच रहा था। किस तरह उसकी बहन का जीवन अब सुख से भरे, यही चिंता थी। माई, कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा। मोहन और चंद्रलेखा अचानक ही उस दिशा में देख लेते हैं। दोनों भिखारी पास आते हैं और तभी एक पल में वो आदमी जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। जो किया था उसी का फल पाया हूँ। कुसुम कुछ बोल नहीं पाती, सिर झुकाए खड़ी रहती है। मोहन सब समझ चुका था, लेकिन उसका चेहरा कठोर नहीं था। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, उठिए, आप कौन हैं? हमें नहीं पता और ना ही आपसे हमारा कोई रिश्ता है। हरीलाल और जोर से रोने लगता है। मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया है। बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं, आप मेरे पिता नहीं हैं और ना ही मैं आपका बेटा हूँ। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। दीदी, इन्हें भिक्षा दे दो, लेकिन इतना देना कि इन्हें पूरा सप्ताह फिर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हरीलाल कांपते हाथों से भिक्षा लेता है। और ये भी याद रहे, ये दया नहीं है, समय है, समय, ताकि आप अपने किए को याद कर सकें। मोहन थोड़ी देर उसी जगह खड़ा रहता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, दीदी, इंसाफ का मतलब हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी कर्म ही सबसे बड़ी अदालत बन जाता है। और उस दिन दोनों ने बिना कोई बदला लिए सबसे बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि जिसे कर्म में सिखा दिया हो उसे इंसान कुछ और नहीं सिखा सकता।